एक स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टॉक का नाम है डोडला डेयरी। एक छोटी कंपनी, अराउंड 4000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। सो रिजल्ट एनालिसिस के साथ में हम ये देखेंगे कि कंपनी करेंटली कहाँ पे स्टैंड करती है। तो बिजनेस मॉडल जो है डोडला डेयरी का वो काफ़ी सिंपल है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो ये कंपनी सेल करती है। 1995 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा साउथ से आता है। साउथ बेस्ड ये कंपनी है। एंड एज ऑफ नाउ अभी तक मैंने मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी कमेंट्री सुनी नहीं है कि वो नॉर्थ रीजन में एक्सपैंड करने का देख रहे हैं या किसी भी और रीजन में अभी करंटली एक्सपैंड करने की ये कंपनी देख रही है। ऐसी कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने देखी नहीं है अभी तक। सो टोटल जो फोकस है कंपनी का वो साउथ जो पूरा रीजन है उसमें और पेनिट्रेट करने का इनका मेनली फोकस है। जो टोटल रेवेन्यू है इस कंपनी का उसमें दो सेगमेंट है। पहला तो है मिल्क, जो मेन मिल्क प्रोडक्ट है वो सेल करके इनका सेल्स आता है। दूसरा जो है वो है इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी आइसक्रीम हो गया या कर्ड या चीज़ या डेयरी बेवरेजेस, इनफैक्ट इनका एक पेड़ा, डोडला पेड़ा करके एक प्रोडक्ट है वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। सो ये सारे प्रोडक्ट कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वाला जो सेगमेंट है उसके अंडर सेल करती है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आप अगर देखें जैसे अमूल हो गया जो इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क कंपनी है, डेयरी कंपनी है। उनका अगर आप देखें तो अराउंड 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी है अमूल के पास में। मेन प्रोडक्ट ऑब्वियसली उनका मिल्क है, बट उन्होंने 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने इनोवेट किए हैं पिछले पिछले कई सालों में, जिसमें चीज़ से लेकर के, बटर से लेकर के, आइसक्रीम से लेकर के हर एक सेगमेंट में उन्होंने जो डेयरी से रिलेटेड है उसमें एक्सपैंड किया है अपने बिजनेस को। सो सेम उसी पाथ पे चलते हुए डोडला डेयरी ने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल्क से हट करके, मिल्क तो है ही उनका मेन प्रोडक्ट, बट उसके साथ में उन्होंने ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। इसके पीछे का रैशनल क्या है? बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। इसमें मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं कंपनीज के। रीज़न बीइंग कि कभी भी कोई एक डिजीज़ आती है जिसकी वजह से आपकी मिल्क का जो प्रोक्योरमेंट है पूरा का पूरा वो इफेक्ट हो जाता है, सेल्स इफेक्ट हो जाती है, एंड उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। सो उसको कैटर करने के लिए कंपनीज जो है वो एक और प्रोडक्ट लाइन बनाती है जिससे इन केस अगर किसी भी ऐसी के सिनारियों में उनका मिल्क वाला सेल अगर थोड़ा सा इफेक्ट होता है तो ये जो दूसरा सेगमेंट है वहाँ से एटलीस्ट जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे, जिससे पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट जो है वो कम से कम पड़े। दूसरा एक और रीज़न है कि मिल्क में अगर आप देखें या डेयरी में अगर हम देखें तो इंडिया में जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है अमूल, एंड अमूल का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सो जितने भी ये रीजनल प्लेयर हैं जैसे डोडला डेयरी है या पराग मिल्क फूड्स है, इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये पैन इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे अमूल जैसी कंपनी को चैलेंज करने का सोच भी पाएँ। बिकॉज एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमूल अपने आप में ही, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उस कंपनी के पास। सो वो चीज़ तो डायरेक्टली आप कर नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को इनोवेट करें, नए नए प्रोडक्ट्स लाइन आप ऐड करें, जिससे मिल्क के साथ में आप कस्टमर्स की जो बाकी नीड्स हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको टारगेट करके आप अपनी सेल्स को बढ़ाएं, अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपैंड करें। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो इनका फोकस यही था कि इसके इसके ऐड करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव होंगे। बट कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली नहीं है। ऑल्दो इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इनके मार्जिन्स करीब 9% आए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि लास्ट ईयर 8% थे। बट ये टोटली जो है ये इम्प्रूवमेंट जो आई है ये इनकी रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस कम हुए हैं, एक तो उसकी वजह से आई है। दूसरा इनका अदर इनकम जो है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो अदर इनकम वो होता है बेसिकली जो एक बिजनेस का मेन जो प्रोडक्ट है वहाँ से इनकम ना आकर के जो बाकी का जो जैसे कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहीं पे किया है उसका रिटर्न आ गया, या किसी सब्सिडरी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से डिविडेंड आ गया। सो इस तरीके की जो इनकम होती है उसको वो अदर इनकम का पार्ट होता है। तो वो वाला रेवेन्यू जो है वो इनका 17% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स बढ़ गए हैं। अदरवाइज नॉर्मल सेल्स ग्रोथ की बात करें तो करीब 10% की सेल्स ग्रोथ आई है इस कंपनी की। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% के आसपास है।
तो सेल्स ग्रोथ 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 10%, इसका मतलब कि कंपनी के पास कोई खास ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। जितना आप सेल्स कर रहे हैं लगभग उसी के आसपास का आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रहा है। एंड ये अगेन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम जो हुए हैं एक तो उसकी वजह से, दूसरा अदर इनकम यानी कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है वहाँ से जो रिटर्न आया है उस इन दोनों चीज़ों की वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 10% हुई है। सो सपोज करें अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो इनका जो प्रॉफिट 10% से बढ़ा है हो सकता है वो प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है इस साल में। तो लगभग रिजल्ट अगर हम देखें तो एवरेज रिजल्ट इस कंपनी ने पोस्ट किया है। वापस से अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट पे आए तो कंपनी का विजन ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सेगमेंट है ये इनके मार्जिन्स को इम्प्रूव करेगा। बट 2019 से अगर इस क्वार्टर तक का अगर हम डेटा देखें तो 2019 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इस कंपनी के लिए 27% कॉन्ट्रीब्यूट करता था पूरे सेल्स में, टोटल सेल्स में। एंड अगर हम इस क्वार्टर का भी डेटा देखते हैं तो लगभग 26% के आसपास अभी भी जो ये सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल सेल्स में। इसका मतलब ये है कि पिछले 4 साल में ऑल्दो इस सेगमेंट की सेल्स ग्रो हुई है 12% से एनुअल बेसिस पे, लेकिन जो पूरे सेल्स में कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी वही 26-27% के आसपास है, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी इनके कुछ खास इंप्रूव नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर इस कंपनी को अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं तो ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है ये इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ना जरूरी है। ये पिछले 4 साल से 26-27% के आसपास है। जब ये कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 30-35% तक जाएगा तो हम देखेंगे कि इनके मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, जिससे इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी डेफिनेटली बढ़ेगी आने वाले टाइम में। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सेम फैसिलिटी, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप मिल्क भी प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, विज़ा विज़ ये जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं ये भी आप उसी कैपेसिटी, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आप उन सारे प्रोडक्ट्स को भी तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो आपका पूरा का पूरा साइकिल होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो भी सेम रहता है दोनों प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। बट क्योंकि आपने प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड कर दिए तो आपके रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, आपके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। एंड मिल्क में ऑब्वियसली आपको फार्मर्स को भी देना है, देन उसके बाद उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। सो इन सारी चीज़ों में आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो ये बड़ा रीज़न है कि जब इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बढ़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो हम देखेंगे कि इनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी कुछ खास इनके बिजनेस मॉडल में है नहीं, बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। हमें यही ट्रैक करना है कि इनके मार्जिन, सेल्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में किस तरीके से इम्प्रूव होते हैं। अदरवाइज करंटली जो ये कंपनी है, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं हूँ। ठीक ठाक से रिजल्ट है, कुछ खास परफॉर्मेंस ऐसा है नहीं। बिकॉज कंसिडरिंग अ स्मॉल कैप कंपनी, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर एक कंपनी कोई छोटी कंपनी है जिसका साइज छोटा है तो एटलीस्ट उसकी ग्रोथ 20% के आसपास होनी चाहिए, सो दैट मैं उसको आई मीन अपने पोर्टफोलियो में या उसको एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप होगा उस कंपनी में, उस बिज़नेस में। अगर 20% से कम की ग्रोथ रेट है, 15%, 10% के आसपास है, तो मैं लार्ज कैप में भी जा सकता हूँ, जहाँ पे मेरा पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। सो अगर मुझे वॉलेटिलिटी लेनी है एक स्मॉल कैप की, एक छोटे बिजनेस की, सो आई वुड प्रेफर कि 20% के आसपास की ग्रोथ वो बिजनेस डिलीवर करे, जो कि ये बिजनेस अभी करंटली नहीं कर रहा है। बट ऑफकोर्स आने वाले क्वार्टर्स में हम ट्रैक करेंगे कि ये बिजनेस आगे कैसे डेवलप होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।